हेलो नमस्कार, मैं निरंजन कुमार आप सभी का केन क्लब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड के जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो उसमें समय-समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहा है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम 2022-23 का हुआ है, उसमें 20 नंबर का एमसीक्यू आधारित प्रश्न आया था। अर्थात जो पेपर पहले 100 नंबर के हुआ करते थे, जिसमें 30 नंबर प्रोजेक्ट के आधार पे मिलते थे, यानी कि विद्यालय देता था, इंटरनल नंबर हुआ करते थे, तो वह तो है ही है। लेकिन बाकी जो शेष से 70 नंबर के पेपर होते थे, उसमें से अब क्या कर दिया गया है कि 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिया गया है। अब पहले 70 नंबर का पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होते थे, जिसको रिटन एग्ज़ाम के रूप में देना होता था। तो उसमें 20 नंबर का एमसीक्यू यानी 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आधारित कर दिया। बाकी जो 50 नंबर बच गए, तो 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव कर दिया, यानी कि आपको रिटन एग्ज़ाम के रूप में उसे देना होता है। ठीक है, तो उस आधार पे कुछ मैं क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूँ। आपके कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के अध्याय 1 के वास्तविक संख्या से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, जिसे आप वाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं। तो 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके जो भी हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उसी से जुड़े हुए सबसे प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं को हम लोग जानते हैं, और उससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू प्रश्न हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप वाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ लगभग 10 मैंने प्रश्न नोट कर दिया है। तो इसको हम लोग जाने उससे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या की बात करें तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि आपने कुछ परिमेय संख्या लिया और अपरिमेय संख्या लिया, दोनों को आपस में मिला दिया, तो उस प्रकार की जो भी संख्या होती हैं वे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स कहलाती हैं। इस प्रकार से जैसे करनी में 2 हो गया, करनी में 5 या 3/7 हो गया, हाँ, और 3 प्लस करनी में 2 हो गया, इत्यादि बहुत सारी संख्याएं हैं जो परिमेय और अपरिमेय के मिलने से बनी हुई है, और परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या का नाम दिया गया है। इसी अध्याय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं हम सबके बीच, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे बीच कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मतलब है 1, 2, 3 या कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब बताए उससे पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। जी, अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा की बात किया जाए तो बताया जा सकता है कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जो एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से तमाम अभाज्य संख्या हैं। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर आप उसका मस्सा निकालने के प्रयास करेंगे तो हमेशा उसका मस्सा 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस्सा क्या होता है, तो 1 होता है, 1 होता है। जी, इसके बाद इसके पहला तो हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हाँ, मज़ेदार क्वेश्चन है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और अनंत। तो बताइए, 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो देखिए, इसको जब आप हल करेंगे तो हम ये जान लीजिए कि जितने भी परिमेय संख्या होती है, हर 2 परिमेय संख्याओं के बीच न 1 होती है, न 2 होती है, न 3 होती है, जबकि अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा, अनंत। जी, इस प्रकार से अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से अभाज्य संख्या है। निम्न में से अभाज्य संख्या 8, 9, 11, 15। जी, निम्न में से अभाज्य संख्या है, तो उसके ऑप्शन दिए हैं 8 है अभाज्य संख्या, या 9 है, या 11 है, या 15 है। तो
तो अभी जैसे हमने पहले प्रश्न में आपको अभाज्य संख्या का परिभाषा बताया, तो अभाज्य संख्या में हमने सीखा कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो 8 जो है ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और खुद से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 9 खुद से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 15 की बात करें तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन बात किया जाए 11 का, तो 11 या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इस आधार पर हमारा क्लियर होता है कि 11 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। हाँ, इर्रेशनल नंबर जानते हैं क्या होता है? इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपके दिए हैं करनी में 11, करनी में 15, करनी में 9 गुणे करनी में 16, करनी में 5। तो इसको बताना है कि इसमें से कौन से अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि अपरिमेय संख्या की बात करें तो करनी में 11 आपका अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। करनी में 15 की बात किया जाए तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी क्लियर वर्गमूल नहीं निकल सकता है। करनी में 9 गुणे करनी में 16 की बात किया जाए तो करनी में 9 गुणे करनी में 16 को आपस में गुणा कराएंगे तो करनी में 144 होगा क्योंकि 16 नामा 144 होता है। तो उस आधार पर करनी में 144 जो है उसका वर्गमूल होता है 12, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगी 12। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो सी है वो 12 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि करनी में 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो इस आधार पे हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का भी सॉल्यूशन पता चलता है कि करनी में 9 और 16 जो है वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखी जाती है और जिन्हें जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। P/Q के रूप में लिखी जाती है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे पहला है +3 या 2 करनी में 2 बटा करनी में 2, 4 प्लस करनी में 5 करनी में 6, +3 सॉरी यहाँ पे +3 नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका करनी में 3 रहेगा। तो करनी में 3, तो करनी में 3 तो भाई परिमेय संख्या है नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल होता नहीं है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात किया जाए 2 करनी में 2 बटा करनी में 2, तो देखिए यहाँ पे डाउट हो रहा है 2 करनी में 2 बट्टे करनी में 2, यानी करनी में 2 और करनी में 2 से भाग दिया जाता है, कट के बच जाएगा हमारे पास 2, जबकि 4 प्लस करनी में 5 अपरिमेय है, करनी में 6 भी क्या है अपरिमेय है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे आंसर आएगा 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो इसलिए P/Q के रूप में हुआ और इस आधार पर हमारा ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा शांत अशांत इनमें से कोई नहीं। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो जिस भिन्न में दिए गए संख्याओं को अगर 6/15 मान लीजिए लिखा है और हम 6 को 15 से भाग देते हैं और इसका शेषफल 0 आ गया, तब तो वो हमारा क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो अशांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शांत होगा नहीं तो अशांत होगा। 6/15 दोनों के दोनों भाज्य संख्या है, भाग करेंगे, इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे 6/15 को, तो ये 2 से 3 बार में कट जाएगा और ये 5 से 3 बार में, तो 2/5 बचेगा और इसको हल करेंगे तो 0.4 आएगा। 0.4 यानी कि 2 जो है 5 से कट जाएगा, वो दशमलव में संख्या आएगी और इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है एक समय के बाद, तो इसलिए हम कहेंगे यह जो प्रसार है 6/15 वह शांत प्रसार है, ठीक है। इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए HCF गुणे LCM किसके बराबर होगा? तो देखिए
किसी भी प्रकार का धनात्मक पूर्णांक दिया हो, दो कोई धनात्मक पूर्णांक और उसका एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कराया जाए तो उसका जो मान होता है उन दोनों धनात्मक पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर कोई दो संख्या दी है, धनात्मक पूर्णांक दी गई है और कहा जाए इसका एलसीएम या एचसीएफ का आपस में गुणा कराए तो क्या होगा, तो उसके एलसीएम और एचसीएफ का जो आपस में गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ए और बी हमारा संख्या है तो इसका गुणनफल का ऑप्शन देखिए कहाँ पे, बी नंबर, तो इसका टी क्या होगा, बी हमारा सही होगा। इस आधार पर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, किसे हल करने की तकनीक है। ऑप्शन में दिया है लसा को या मशा को या भागफल को या शेषफल को। तो देखिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं हम मशा ज्ञात करने में, यानी मशा को प्रकलित करने में एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, दो क्रमागत सम संख्याओं का मशा होगा 4, 2, 1, 3। क्या होगा, 4 होगा या 2 होगा, 1 होगा या 3 होगा, दो क्रमागत। तो देखिए इसके लिए भी एक बड़ा शानदार ट्रिक समझिए। जितनी भी संख्याएँ सम संख्या होती है, अगर उनमें से कोई भी दो क्रमागत संख्या लेते हैं तो उसका जो मशा होता है, तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मशा हमेशा और हमेशा 2 होता है। जैसे 2 के बाद क्रमागत मशा क्या आता है, क्रमागत संख्या 4 आता है, तो 2 4 का मशा निकालेंगे तो 2 का गुणनफल 2 गुणे 1 हो गया और 4 का क्या होगा, 2 गुणे 1। तो इसमें हमारा 2 और 2 एलसीएम कॉमन है, तो फाइनली हमारा 2 और 4 का जो मशा होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार से आप अन्य भी संख्या के बारे में विचार कर सकते हैं। तो देखिए इस आधार पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। उसके बाद से हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, किसी भी प्रकार के पूर्णांक को, और उस पूर्णांक m के लिए मान लीजिए यहाँ पे दे दिया एक पूर्णांक, मान लीजिए क्या मानना क्या है भाई, दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन m+1। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, किसी भी प्रकार के पूर्णांक है, और उस पूर्णांक m के लिए, उस पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक का रूप क्या हो सकता है, m हो सकता है, नहीं। m+1 हो सकता है, नहीं। तो क्या 2m हो सकता है या 2m+1 होगा। तो 2m+1 में अगर पहुँचे तो अगर m का मान 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 = 3 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न उठे अगर m का मान 1 रखे ऑप्शन सी में, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 है। यानी कि 2 में हम 1 से गुणा करेंगे 2, 2 में हम 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में हम 3 से गुणा करेंगे 6। यानी कि जितने भी संख्या हम m के जगह पर 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे वे सभी के सभी संख्या हमारे सम पूर्णांक होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का जो रूप होता है वो ना ही m होता है, ना m+1 होता है, ना 2m+1 होता है, जबकि होता तो है तो क्या होता है, 2m होता है जी। तो इस प्रकार से ये आप देख पा रहे हैं वास्तविक संख्या से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे आधारित